हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। बायोकेमिस्ट्री यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेगुलेटरी एंजाइम्स। रेगुलेटरी एंजाइम को करने से पहले, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि जो हमारे इनिबिशन होता है, इनिबिशन हमारा दो टाइप का होता था। एक हमारा होता था रिवर्सिबल और एक हमारा होता था इरिवर्सिबल। अगर हम रिवर्सिबल की बात करें तो जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है, तो जो हमारे रिवर्सिबल इनिबिशन होता है तो वो हमारा तीन टाइप के हमने केसेस पढ़े थे। एक हमारा कम्पिटेटिव इनिबिशन होता था, एक हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होता था, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, और एक हमारा अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन होता था। ठीक है, तो ये हमने तीन टाइप के रिवर्सिबल इनिबिशन पढ़े थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इरिवर्सिबल इनिबिशन की। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा कि जो हमारी इनिबिशन है उसको हम वापस से उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, वो हमारा इरिवर्सिबल वहां पे प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, these inhibitor bind covalently with a functional group or destroy a functional group on an enzyme that is essential for the enzyme activity। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा इनिबिटर होगा ना, वो हमारा एंजाइम के साथ कोवलेंटली बॉन्ड यहाँ पे बना लेगा। ठीक है, या फिर क्या करेगा कि जो हमारा एंजाइम है उसका कोई फंक्शनल ग्रुप है जो कि उसकी एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे, अगर हम पहले रिवर्सिबल की बात कर रहे थे तो रिवर्सिबल में क्या हो रहा था कि जो हमारा इनहिबिटर है वो हमारा एंजाइम के साथ जो बॉन्ड बना रहा था वो हमारा नॉन कोवलेंट बॉन्ड बना रहा था, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा था, हमारा बाद में ब्रेक हो जा रहा था। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे इरिवर्सिबल के लिए, तो इरिवर्सिबल हमारे क्या करेंगे, वो हमारे एंजाइम्स के साथ जो उनके फंक्शनल ग्रुप हो गए उनके साथ हमारा क्या करेगा, यहाँ पे कोवलेंटली बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, या फिर हमारे कोई फंक्शनल ग्रुप होगा जो एंजाइम का, उसको वहां पे डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। Sometimes they even form a highly stable non-covalent association which affect the enzyme catalytic activity। और कई बार वो क्या करते हैं कि अगर वहां पे हमारा नॉन कोवलेंट एसोसिएशन भी हो रही है तो वो भी हमारी कैसी होती है, हाईली स्टेबल होगी। However, the formation of a covalent link between an irreversible inhibitor and an enzyme is the most effective way to inactivate an enzyme। अब जैसे हमने बताया कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा इनहिबिटर है वो हमारा या तो एंजाइम के साथ हमारा कोवलेंटली बॉन्ड बना ले, या फिर वो उसके किसी फंक्शनल ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर दे, या फिर उसके साथ अगर वो हमारा नॉन कोवलेंट एसोसिएशन भी कर रहा है तो वो भी कई बार हमारी कैसी होती है, हाईली स्टेबल होती है। और इन तीनों में से जो हमारी यहाँ पे कोवलेंट लिंकेज होती है ना एंजाइम के साथ, वो हमारी सबसे कॉमन रहती है। ठीक है, और वो हमारी सबसे इफेक्टिव भी होती है किसी भी एंजाइम को इनएक्टिवेट करने के लिए। उसके बाद एक हमारे यहाँ पे केसेस आते हैं सुसाइडल इनएक्टिवेटर का। सुसाइडल इनएक्टिवेटर आर ए स्पेशल क्लास ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिटर। These compounds are relatively unreactive until they bind the active site of an specific enzyme। These inactivators bind with the enzyme and gets converted to a reactive compound that combined irreversibly with the enzyme। अभी क्या होता है कि जो हमारे ये सुसाइडल इनएक्टिवेटर होते हैं, नॉर्मली तो वे हमारे कैसे होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। लेकिन जैसे ही वे हमारे किसी स्पेसिफिक एंजाइम के किसी पर्टिकुलर एक्टिव साइट के ऊपर जाके बाइंड करेंगे तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। दिस इनएक्टिवेटर, जो हमारे इनएक्टिवेटर है सुसाइडल इनएक्टिवेटर, बाइंड विद द एंजाइम, ये हमारे एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं एंड गेट्स कन्वर्टेड टू ए very reactive compound। ठीक है, that combine irreversibly with the enzyme। These compounds are also called mechanism based inactivator because they hijack the normal enzyme reaction mechanism to inactivate the enzyme। और इसका हमारा एग्जांपल होता है डाइफ्लोरोमिथाइल ऑर्निथिन। ठीक है, DFMO। इट बाइंड्स टू ऑर्निथिन डी कार्बोक्सिलेज। और ये हमारा यहाँ पे किसको इनएक्टिवेट करेगा, जो हमारा ऑर्निथिन डी कार्बोक्सिलेज होता है। ठीक है, तो ये कैसे आपको याद में रखना है कि इसका ये हमारा किसका एग्जांपल होता है, जो हमारा साइडल इनएक्टिवेटर्स होंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं। दीज आर द एंजाइम दैट हैव ग्रेटर इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ ओवरऑल सीक्वेंस। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, कोई हमारे यहाँ पे रिएक्शन है, जैसे हमारा ए यहाँ पे प्रिकर्सर है और वो हमारा यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है ई प्रोडक्ट के अंदर। तो ये हमारा, जैसे कि पहले हमारा ये कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर, देन उसके बाद सी के अंदर, देन उसके बाद ये हमारा डी में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे हमारे डिफरेंट एंजाइम काम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला हमारा एंजाइम कर रहा है X1, एक हमारा यहाँ पे X2, एक हमारा X3 और एक हमारा यहाँ पे X4। तो अगर हमारा कोई एंजाइम है जो कि, वैसे तो हमारा क्या हो रहा है कि सारे के सारे हमारे एंजाइम यहाँ पे इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक प्रिकर्सर को यहाँ पे ई में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा सीक्वेंस वाइज चल रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ हमारे ऐसे एंजाइम होते हैं जिनकी जो एफिशिएंसी रहती है या फिर जो उनका इफेक्ट होगा ओवरऑल सीक्वेंस के ऊपर, वो हमारा ग्रेटर होता है बाकी एंजाइम से। और वही हमारे एंजाइम क्या होते हैं, रेगुलेटरी एंजाइम होते हैं।
या फिर कई बार क्या होता है जैसे कि हमारा पर्टिकुलर ये हमारा कोई एंजाइम हो गया और इसको रेगुलेट करने के लिए हमारा कोई एक दूसरा एंजाइम होगा वाई यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारा वाई होगा ना वो भी हमारा किस में आएगा, रेगुलेटरी एंजाइम में इंक्लूड होगा, ठीक है। The catalytic activity of these enzyme increases or decreases in response to certain signal। अब क्या है कि जैसे कि हमारा यहाँ पे Y, हमारा यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा रेगुलेटरी एंजाइम है। अब जो हमारा ये Y है ना, अब इसकी जो एक्टिविटी होगी ना वो हमारी किसके ऊपर डिपेंड होती है, वो हमारे किसी एक्सटर्नल सिग्नल या फिर कोई इंटरनल सिग्नल के ऊपर डिपेंड रहती है, ठीक है। कोई सर्टेन यहाँ पे सिग्नल होगा, अगर हमारा वो सिग्नल आता है यहाँ पे, ठीक है, अगर इसके पास ये सिग्नल रिसीव हो जाएगा तो हमारा ये एक्टिवेट होगा और फर्दर जाके हमारा X2 को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। कोई यहाँ पे ग्रुप ऐड कर देगा ये, या फिर कोई इसकी यहाँ पे क्लीवेज करवा देता है, ठीक है, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, जो हमारा X2 है ना वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा और इसकी एक्टिवेशन से हमारा क्या होगा, ये हमारा जो सीक्वेंस है वो हमारा कंटिन्यू यहाँ पे काम करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे रेगुलेटरी एंजाइम होते हैं ना वो हमारे किसके ऊपर डिपेंड होंगे, या फिर वो हमारे किससे एक्टिवेट होते हैं, किसी सिग्नल से होंगे, किसी पर्टिकुलर सिग्नल से। Some enzymes, such as allosteric enzymes, function through the reversible non-covalent binding of a regulatory compound, which are called allosteric modulator or allosteric effector, that are usually small metabolite or cofactors। अब क्या होता है कि एक हमारे यहाँ पे टाइप आते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स, ये हमारे किसके टाइप है, रेगुलेटरी एंजाइम्स के हमारे टाइप है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं ना, जैसे हमने बताया कि हमारे कुछ एंजाइम होंगे जो कि हमारे किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, किसी दूसरे एंजाइम के ऊपर डिपेंड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं ना वे हमारे क्या करते हैं, वे हमारे बाइंड करते हैं रिवर्सिबली और नॉन कोवलेंट बाइंडिंग के थ्रू, किसके साथ, वे हमारे यहाँ पे बाइंड करेंगे एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर के साथ। और ये जो हमारे यहाँ पे एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर या फिर जो हमारे एलोस्टेरिक इफेक्टर होंगे ना, ये क्या करेंगे, ये हमारे एलोस्टेरिक एंजाइम को यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। और ये हमारे किसके थ्रू, ये जो हमारी रिवर्सिबल या फिर नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू करते हैं। जो हमारे यहाँ पे एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर या फिर जो हमारे एलोस्टेरिक इफेक्टर होते हैं, ये हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे स्मॉल मेटाबोलाइट या फिर कोफैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। द मॉड्यूलेटर्स फॉर एलोस्टेरिक एंजाइम मे बी इनहिबिटरी और स्टिमुलेटरी। अब जहां पे ये हमारे जो मॉड्यूलेटर है ना, ठीक है, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर या फिर एलोस्टेरिक इफेक्टर, अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि ये हमारे एलोस्टेरिक एंजाइम पे जाके उनको एक्टिवेट ही करेंगे, ये हमारे यहाँ पे उसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं या फिर उसको इनहिबिट भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ हमारे जो मॉड्यूलेटर होंगे वे हमारे इनहिबिटरी होंगे और कुछ हमारे मॉड्यूलेटर स्टिमुलेटरी भी होते हैं। Some other enzyme are regulated by reversible covalent modification. Some enzyme are stimulated or inhibited when they bound by separate regulatory protein. Others are activated when peptide segment are removed by proteolytic cleavage। अब जैसे हमने बताया कि जो हमारे एलोस्टेरिक एंजाइम है वो तो हमारे किसके ऊपर डिपेंड होंगे, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर या फिर एलोस्टेरिक इफेक्टर के ऊपर। लेकिन कुछ हमारे एंजाइम होते हैं जो कि हमारे क्या करते हैं, कुछ कंपाउंड के साथ या फिर कुछ हमारे मॉलिक्यूल के साथ रिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन भी वहां पे करेंगे, ठीक है। कुछ हमारे ऐसे एंजाइम भी होते हैं जो कि हमारे स्टिमुलेट या फिर इनहिबिट होते हैं, कब होंगे, व्हेन दे आर बाउंड बाय सेपरेट रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है। कुछ हमारे क्या करेंगे, कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ हमारे बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ हमारे ऐसे भी होते हैं, अदर्स आर एक्टिवेटेड व्हेन पेप्टाइड सेगमेंट आर रिमूव्ड बाय प्रोटीओलाइटिक क्लीवेज। और यहाँ पे क्या होंगे कि कुछ हमारे ऐसे भी एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीओलाइटिक क्लीवेज के थ्रू हमारे एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। एलोस्टेरिक एंजाइम जनरली हैव अपार्ट फ्रॉम एक्टिव साइट वन और मोर रेगुलेटरी और एलोस्टेरिक साइट for binding the modulator। In homotropic enzyme, the active site and regulatory site are the same। अब क्या होता है कि जो हमारे एलोस्टेरिक एंजाइम थे ना, ठीक है, जो कि हमारे मॉड्यूलेटर के साथ बाइंड कर रहे थे, तो उनके पास क्या होता है कि उनके पास अपनी एक एक्टिव साइट तो होगी, उसके अलावा उनके पास एक या फिर एक से ज्यादा हमारी यहाँ पे रेगुलेटरी या फिर एलोस्टेरिक साइट भी हो सकती है, जिससे कि हमारा जो मॉड्यूलेटर होगा वो हमारा बाइंड करता है। और अगर हम बात करें होमोट्रोपिक एंजाइम्स की, तो उनके अंदर जो हमारी एक्टिव साइट और जो हमारे यहाँ पे रेगुलेटरी साइट है वो हमारी सेम ही होती है, यानी कि उनके अंदर हमारी डिफरेंट नहीं होगी। लेकिन मैक्सिमम जो हमारे यहाँ पे हेट्रोट्रोपिक एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर हमारा क्या होगा कि जो हमारे भी एलोस्टेरिक एंजाइम है तो उनकी वजह से उनके अंदर हमारी एक्टिव साइट तो होगी, उसके अलावा यहाँ पे हमारे एक से ज्यादा हमारे यहाँ पे मॉड्यूलेटर साइट या फिर एलोस्टेरिक साइट भी हो सकते हैं जहाँ पे हमारा मॉड्यूलेटर जाके बाइंड करेगा। अब अगर हम यहाँ पे एलोस्टेरिक एंजाइम की काइनेटिक्स की बात करते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम सो रिलेशनशिप बिटवीन वी नॉट एंड सबस्ट्रेट विच डू नॉट फॉलो माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स। अब ये पॉइंट हमारा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे यहाँ पे एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं ना वे हमारे क्या होते हैं, वे हमारे जो माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स है, ठीक है, या फिर जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन है उसको हमारा फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद में रखना आपको। अब उसके अलावा क्या है, नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम्स अंडरगो सैचुरेशन विद द सबस्ट्रेट व्हेन सबस्ट्रेट इज सफिशिएंटली हाई, बट फॉर एलोस्टेरिक एंजाइम्स प्लॉट ऑफ V वर्सेस
V naught versus substrate concentration usually produce a sigmoid saturation curve rather than the hyperbolic curve typically for non regulatory enzymes. अब क्या होता है कि अगर हम बात करें वे हमारे एंजाइम या फिर हमारे जो नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम है, नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम्स, ये हमारे वे एंजाइम है जो कि हमारे क्या करेंगे, जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन है उसको हमारे फॉलो करेंगे। ठीक है, अब उनके अंदर अगर हम कर्व की बात करें, ठीक है, तो कर्व हमारा कैसा होता था, हाइपरबोलिक कर्व होता था। ठीक है, हाइपरबोलिक कर्व का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हमारा कुछ इस टाइप का होता था। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये हमारा कैसा होगा, वो हमारा कुछ इस टाइप का कर्व होता था। ठीक है, तो ये हमारा कौन से होते थे, वे एंजाइम जो कि हमारे नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम होंगे या फिर वे एंजाइम जो कि हमारे नॉन रेगुलेटरी भी होंगे। ठीक है, ये हमारे कौन से होंगे, नॉन रेगुलेटरी। और ये हमारे एंजाइम क्या करेंगे, नॉर्मल हमारी जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन है उसको हमारे फॉलो करते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं जो हमारे यहाँ पे नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम, सॉरी जो हमारे एलोस्टेरिक एंजाइम होंगे, ठीक है, एलोस्टेरिक एंजाइम यानी कि जो हमारे रेगुलेटरी एंजाइम है, ठीक है, और वे हमारे एंजाइम माइकलिस मेंटन इक्वेशन को फॉलो नहीं करते, तो उनके अंदर भी जो हमारा यहाँ पे प्लॉट होगा ना, वो हमारा नॉर्मल जो हमारा हाइपरबोलिक कर्व है वो हमारी वहां पे फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि वहां पे हमारी कैसी फॉर्मेशन होती है, जो हमारी सिग्मोइड कर्व होते हैं वैसे। ठीक है, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे ब्लैक कलर में है ना, ये हमारा किसको है, ये हमारे यहाँ पे है जो हमारा एलोस्टेरिक एंजाइम या फिर जो हमारे रेगुलेटरी एंजाइम है उसके लिए हमारा कर्व। ठीक है, ये हमारा किसके लिए हो गया, एलोस्टेरिक एंजाइम के लिए। ठीक है, उनके लिए जो हमारा यहाँ पे कर्व होगा, जो हमारा वी नोट और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का कर्व है वो हमारा सिग्मोइड टाइप का बनता है। और अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो ये कर्व जब हमने हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन हमारे इनकी बाइंडिंग जब पड़ी थी, तो उस टाइम पे भी हमने देखा था कि सिमिलर हमारा इसी टाइप का केस था। ठीक है, वहां पे भी हमें कैसा कर्व मिल रहा था, सिग्मोइड कर्व मिल रहा था। और वहां पे हमारा सिग्मोइड कर्व होने की क्या रीजन था, वहां पे हमारा रीजन था कि वहां पे हमारे जो एक एंजाइम की साइट है, जैसे कि हमारी एक सब यूनिट है, ठीक है, जब उसके ऊपर हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारा बाइंड कर लेता था, तो वो क्या करता था, वो हमारी जो दूसरी सब यूनिट है उसके ऊपर भी ऑक्सीजन की बाइंडिंग को क्या कर देता था, उसको इनहेंस कर देता था, उसकी जो एफिशिएंसी है ऑक्सीजन की बाइंडिंग की, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन हो गया, तो अगर हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड हो जाता है, ठीक है, तो ये सब यूनिट क्या करेगी, जो हमारी साइड वाली जो साइट होगी ना उसको भी क्या कर देगी, इनहेंस कर देगी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता था, ये हमारी होती थी कोऑपरेटिविटी। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा ये सिग्मोइड करवाता था उसके लिए हमारा रीजन क्या होता था, कोऑपरेटिविटी। ठीक है, और सिमिलर जो हमारे यहाँ पे एलोस्टेरिक एंजाइम भी है ना, उसके अंदर भी हमारी जब यहाँ पे बाइंडिंग या फिर जो हमारे काइनेटिक है उसके लिए जो हमारा यहाँ पे सिग्मोइड कर्व हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है, तो उसका हमारा क्या रीजन रहेगा, हमारा कोऑपरेटिविटी रहेगा। इन द एलोस्टेरिक एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन विच फॉलो सिग्मोइड कर्व द सिंबल एस, यानी कि सब्सट्रेट कंसंट्रेशन 0.5 और के 0.5 इज ऑफ्टन यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सब्सट्रेट कंसंट्रेशन गिविंग हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन कैटालाइज्ड। अगर हम यहाँ पे बात करें नॉन रेगुलेटरी या फिर नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम की, तो उसके अंदर तो हम जो केएम होता था वो हम किसके लिए शो करते थे, जो हमारा यहाँ पे हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी होती थी उस टाइम पे हमारी जो सब्सट्रेट कंसंट्रेशन है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें एलोस्टेरिक एंजाइम के लिए, तो एलोस्टेरिक एंजाइम के अंदर हमारा जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन है वो तो हमारी फॉलो होगी नहीं, तो इसीलिए वहां पे हम केएम को यूज ना करके वहां पे उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, सब्सट्रेट 0.5। ठीक है, या फिर के 0.5 भी हम यहाँ पे यूज करते हैं, के एम यानी कि माइकलिस कांस्टेंट हम वहां पे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके अलावा आगे क्या है, सिग्मोइड काइनेटिक बिहेवियर जनरली रिफ्लेक्ट द कोऑपरेटिव इंटरेक्शन बिटवीन द मल्टीपल प्रोटीन सबयूनिट। अब यहाँ पे जो हमारा कर्व आ रहा है ना, तो वो हमारा किसकी वजह से होता है, कोऑपरेटिविटी की वजह से होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने बताया कि जो इसका ये हमारा कर्व आ रहा है ना, सिग्मोइड जो हमारा काइनेटिक बिहेवियर आ रहा है यहाँ पे, वो हमारा किसको रिफ्लेक्ट करता है, कोऑपरेटिव इंटरेक्शन बिटवीन द मल्टीपल प्रोटीन सब यूनिट। जो हमारी प्रोटीन की सब यूनिट है उनके बीच जो हमारा यहाँ पे कोऑपरेटिव है नेचर रहेगा उनका सब यूनिट्स का, वो हमारा जो सिग्मोइड कर्व है उसका हमारा रीजन रहता है। इन एलोस्टेरिक एंजाइम द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट टू वन एक्टिव साइट कैन अल्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर साइट इन द सेम एंजाइम मॉलिक्यूल। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारा जो एलोस्टेरिक एंजाइम है उसके अंदर हमारा जो सबस्ट्रेट है, अगर वो एक साइड, जैसे कि यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट क्या था, ऑक्सीजन था, ठीक है, तो वो क्या है, अगर वो हमारा एक सब यूनिट के ऊपर बाइंड कर लेता है, तो जो हमारी दूसरी सब यूनिट है उसकी जो हमारी बाइंडिंग करने की एफिशिएंसी होगी ना, वो हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और वही हमारा क्या होता है, कोऑपरेटिविटी होता है, पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। ठीक है, और अगर वो उसको डिक्रीज कर देती है तो वो हमारी क्या हो जाती है, वहां पे नेगेटिव कोऑपरेटिविटी। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे सिग्मोइड कर्व होते हैं या फिर जो हमारे यहाँ पे एलोस्टेरिक एंजाइम होंगे,
वे हमारे माइकलिस मेंटन इक्वेशन को फॉलो नहीं करेंगे और वहां पे हमारा जो कर्व होगा वो हमारा कैसा होगा, सिग्मोइड कर्व होगा। और किसकी वजह से होगा, कोऑपरेटिविटी की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है, as we have stated that some regulatory enzyme activity is modulated by covalent modification of one or more amino acid residue in the enzyme molecule। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारा ये एंजाइम हो गया, हमने पहले भी आपको बताया है कि जैसे कि हमारा कोई एंजाइम है तो उसके अंदर एंजाइम है तो यानी कि हमारा क्या है, एक प्रोटीन ही है। ठीक है, और जो हमारा प्रोटीन है तो प्रोटीन के अंदर हमारा क्या होगा, अमीनो एसिड के सीक्वेंस होंगे। ठीक है, जैसे कि ये हमारा अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे रेगुलेटरी एंजाइम होते हैं ना, तो उनके अंदर हमारी क्या हो जाती है, वहां पे हमारी कोवलेंट मॉडिफिकेशन होती है। और कोवलेंट मॉडिफिकेशन के अंदर क्या होगा कि जैसे कि ये हमारा कोई एंजाइम है, ठीक है, तो इसके जो हमारे अमीनो एसिड है ना, अमीनो एसिड रेजिड्यू के ऊपर हमारे यहाँ पे कोई कोवलेंट मॉडिफिकेशन, यानी कि हमारे यहाँ पे कोई एक बॉन्ड या फिर हमारा कोई एक ग्रुप आगे यहाँ पे बाइंड हो जाता है किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के साथ। ठीक है, तो यही हमारी क्या होती है, कोवलेंट मॉडिफिकेशन। देयर आर ओवर 500 टाइप ऑफ कोवलेंट मॉडिफिकेशन हैव बीन फाउंड इन प्रोटीन। और प्रोटीन के अंदर हमारी मोर देन 500 टाइप की अलग अलग हमारी कोवलेंट मॉडिफिकेशन देखने को मिली है। कॉमन मॉडिफाइंग ग्रुप, अब जैसे कि हमने यहाँ पे बताया ना कि हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमारा कोई यहाँ पे ग्रुप यहाँ पे जाके बाइंड कर लेगा। ठीक है, तो जो हमारे कॉमन मॉडिफाइंग ग्रुप होते हैं ना, उनमें हमारे कौन कौन से आते हैं, फॉस्फोराइल, एसिटाइल, एडेनाइल, यूरिडाइल, मिथाइल, अमाइड, कार्बोक्सिल, मिरिस्टोइल, पाल्मिटोइल, प्रेनाइल, हाइड्रोक्सिल सल्फेट एंड एडेनोसिन डाइफॉस्फेट राइबोसिल ग्रुप। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जैसे कि बात करते हैं जो हमारी कोवलेंट मॉडिफिकेशन होती है, तो उसके अंदर हमने जैसे बताया कि हमारे कॉमन मॉडिफाइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे फॉस्फोराइल हो गया, अगर हमारा फॉस्फोराइल होता है तो उसमें हमारा क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन हो जाती है। ठीक है, जिसमें हमारी फॉस्फेट ग्रुप की यहाँ पे अटैचमेंट होगी ना, या फिर एडिशन होगी, तो वो हमारी क्या होती है, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और ये हमारी जो फॉस्फोराइलेशन होती है ना, वो हमारी मेजरली कहाँ पे होती है, अगर हम यहाँ पे टारगेट अमीनो एसिड की बात करें तो वो हमारी मेजरली होती है टायरोसिन, सीरिन या फिर थ्रियोनिन अमीनो एसिड के ऊपर। हाँ, कभी कभी वो हमारी हिस्टीडीन के ऊपर भी देखी गई है, लेकिन मेजर जो हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड रहेंगे वो हमारे कौन से होते हैं, टायरोसिन, सीरिन एंड थ्रियोनिन। ठीक है, हिस्टीडीन पे भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारे यहाँ पे एडिशन हो रही है एडेनाइल ग्रुप की, तो वो हमारी क्या होती है, एडेनाइलेशन। ठीक है, और ये हमारी कहाँ पे होती है, टायरोसिन पे मेजरली। देन उसके बाद है एसिटाइलेशन, ये हमारी कहाँ पे होती है, लाइसिन पे। उसके बाद है मिरिस्टाइलेशन, ये हमारी कहाँ पे होती है, जो हमारे अल्फा अमीनो ग्रुप होते हैं ना वहां पे। ठीक है, जो हमारा अमीनो टर्मिनस होगा वहां पे हमारी मिरिस्टेशन यहाँ पे कोवलेंट मॉडिफिकेशन हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा यूबिक्यूटिनेशन, और यूबिक्यूटिनेशन हमारा कहाँ पे होता है, लाइसिन के ऊपर। ठीक है, आपको यहाँ पे ये सारी चीजें याद में रखनी है। कई बार हमारा क्या होता है कि जो हमारा 2 मार्क का क्वेश्चन होता है उसके अंदर हमारा यही पूछे जाते हैं कि जो हमारी फॉस्फोराइलेशन है वो हमारे कौन से अमीनो एसिड पे होती है, एडेनाइलेशन कहाँ पे होती है, यूबिक्यूटिनेशन कहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये केसेस आपको याद में रखने हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है मिथाइलेशन। मिथाइलेशन हमारी कहाँ पे होती है, जो हमारा ग्लूटामिक एसिड होगा। देन उसके बाद लास्ट हमारा यहाँ पे आता है एडीबी राइबोसाइलेशन। ठीक है, और एडीबी राइबोसाइलेशन हमारी कहाँ पे होती है, आर्जिनिन, ग्लूटामाइन, सिस्टीन और डिफ्थामाइड। और जो हमारा डिफ्थामाइड होता है ना, वो हमारा क्या होता है, एक मॉडिफाइड हिस्टीडीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो हमारी एडीपी राइबोसाइलेशन होती है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आते हैं जाइमोजेंस। तो जाइमोजन क्या होता है, दीज आर द इनएक्टिव प्रिकर्सर विच आर क्लीव्ड टू फॉर्म द एक्टिव एंजाइम। अब क्या होता है, जैसे कि हमने बताया कि हमारे जो एंजाइम है वे हमारे एक्टिव फॉर्म में हमारे मिलते हैं हमें। ठीक है, लेकिन जब हमारे ये सिंथेसाइज हुए होंगे ना इनिशियली, ठीक है, जैसे कि हमारे जो प्रिकर्सर है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे प्रिकर्सर से एंजाइम यहाँ पे हमारी सिंथेसिस हुई होगी, वो हमारे कई बार क्या होते हैं, वो हमारे नॉन एक्टिव यहाँ पे एंजाइम होते हैं। ठीक है, और जो हमारे ये नॉन एक्टिव एंजाइम होते हैं ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जाइमोजन बोलेंगे। अब ये जो हमारे यहाँ पे नॉन एक्टिव एंजाइम है, ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं एक्टिव एंजाइम के अंदर। ठीक है, और ये जो हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं वो हमारे कैसे होते हैं, वो हमारे डिफरेंट प्रोसेस, जैसे कि हमारी जो क्लीवेज यहाँ पे रहती है वो हमारे यहाँ पे मेजर टाइप रहती है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे नॉन एक्टिव एंजाइम है वे हमारे क्या हो जाते हैं, क्लीव हो जाते हैं। उनका हमारा कोई पर्टिकुलर ग्रुप है वो हमारा क्लीव हो जाता है, और उसके क्लीवेज से हमारा क्या होता है कि जो हमारे ये नॉन एक्टिव होते हैं वे हमारे किसके अंदर हो जाते हैं, एक्टिव एंजाइम के अंदर हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि अब ये हमारे किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज कराने के लिए हमारे तैयार होते हैं। जब तक ये हमारे नॉन एक्टिव होंगे तब तक ये हमारे किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को वहां पे कैटलाइज नहीं करवा पाते। तो नॉन एक्टिव यानी कि जो हमारे जाइमोजन है, जाइमोजन को एक एक्टिव एंजाइम के अंदर हमारा कन्वर्ट करने के लिए उनकी क्या होती है, वहां पे क्लीवेज होती है। जैसे कि हमने बताया है, दीज आर द इनएक्टिव प्रिकर्सर विच आर क्लीव टू फॉर्म द एक्टिव एंजाइम। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं, काइमोट्रिप्सोनोजन या फिर ट्रिप्सिनोजन, ये हमारे क्या होते हैं, आर द इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर फॉर काइमोट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिन।
अब ये जो हमारे यहाँ पे काइमोट्रिप्सोनेजन या फिर हमारा जो ट्रिप्सिनोजन होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, नॉन एक्टिव या फिर हमारे जाइमोजन होते हैं, और इनकी हमारी क्लीवेज से हमारा क्या होता है यहाँ पे, ये हमारे कन्वर्ट होते हैं काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन के अंदर। ठीक है, दिस प्रिकर्सर क्लीव टू फॉर्म द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। ठीक है, और ये हमारे क्या हो जाता है यहाँ पे क्लीवेज की वजह से हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे जैसे कि केस लेके चलते हैं, जो हमारा काइमोट्रिप्सोनेजन होता है, तो ये हमारा इनिशियली कैसा होगा, ये हमारा इनएक्टिवेट होगा, ये हमारा जाइमोजन की फॉर्म में है, इनएक्टिवेट है अभी तो। ठीक है, तो ये हमारा किसके अंदर कन्वर्ट होगा, जो हमारा ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, जो हमारा एक्टिव यहाँ पे काइमोट्रिप्सिन होगा, इसके अंदर हमारा कन्वर्ट होता है। लेकिन ये कन्वर्ट कैसे होता है, तो सबसे पहले हमारा जो काइमोट्रिप्सिनोजन है ना, उसको हमारा क्लीव करेगा ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन हमारा कहाँ पे क्लीव करता है, जो हमारा यहाँ पे 15 टू 16 अमीनो एसिड के बीच का जो हमारा यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड होगा, उसको ये क्लीव कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारे दो सेगमेंट बन गए, एक हमारा ये वाला सेगमेंट है फर्स्ट टू 15, और एक हमारा 16 टू 245 का एक हमारा सेगमेंट रह गया। ठीक है, सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो क्लीवेज किया वो किसने किया, ट्रिप्सिन ने किया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट बना है वो हमारा कौन सा होता है, गाइमोट्रिप्सिन। ये अभी तक हमारे यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, तो इसको फर्दर यहाँ पे क्या होती है, इसकी हमारी फिर से यहाँ पे क्लीवेज होती है, और वो हमारे कैसी होती है, ऑटोलाइसिस के थ्रू। ठीक है, ये खुद ही यहाँ पे अपनी जो क्लीवेज है उसको यहाँ पे एक्टिवेट करता है या फिर उसको इनहेंस करता है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोलाइसिस। और इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा 13 टू 16, ठीक है, उसके बीच में जो हमारा यहाँ पे बॉन्ड थे, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या था, जो हमारा 14 और 15 था ना, वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 15 और 16 के बीच का तो हमारे यहाँ पे बॉन्ड क्लीव हो ही चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे 15 वाला था ना, यहाँ पे 15 तक है, तो जो हमारे 14 और 15 है ना, वो हमारे यहाँ पे क्लीव होके यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या, 1 टू 13 बच गया यहाँ पे। तो फर्दर उसके बाद 16 तो जो हमारे यहाँ पे 245 तक का था, तो इनके बीच में भी यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा 147 और 148 है, वो भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और उनके रिमूवल से हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे जैसे कि ये हमारा 16 टू 146 एक हमारा ये सेगमेंट यहाँ पे बनेगा, और एक हमारा 149 टू 245 का हमारा यहाँ पे सेगमेंट बनता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, हमारे यहाँ पे 3 अलग अलग सेगमेंट बन जाते हैं। और जो हमारे तीनों सेगमेंट है ना, ये हमारे क्या होते हैं, ये एक दूसरे के साथ हमारे बाउंड रहते हैं, किसके थ्रू, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से हमारे बाइंड रहते हैं। और जो हमारे ये 3 सेगमेंट यहाँ पे बन जाते हैं, और जो कि हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से हमारे बाइंड रहते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वे हमारे एक्टिव अल्फा काइमोट्रिप्सिन होते हैं। ये हमारे क्या होंगे, यहाँ पे एक्टिव एंजाइम की तरह काम करते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करें ट्रिप्सिनोजन के लिए, तो ट्रिप्सिनोजन के लिए हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे 1 टू 229 का हमारा क्या होगा, एक इनएक्टिव प्रोटीन होगा। ये हमारा क्या होता है, इसके ऊपर हमारा एक्ट करेगा यहाँ पे एंटेरोपेप्टाइडेज। ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा क्लीव कर देता है जो हमारा 1 से लेके 6 तक का जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन सीक्वेंस होगा। ठीक है, अमीनो एसिड्स होंगे। ठीक है, उनको ये क्या कर देता है, ये यहाँ पे हमारा क्लीव कर देगा, और क्लीव करने के बाद जो हमारा यहाँ पे सेगमेंट बचेगा वो हमारा कौन सा होगा, 7 टू 229। और जो हमारा ये 7 टू 229 का सेगमेंट है, यही हमारा क्या होता है, एक्टिव ट्रिप्सिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ये भी याद रखना है कि जो हमारा काइमोट्रिप्सिनोजन है, उसको इनएक्टिवेट फॉर्म से एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारी यहाँ पे क्लीवेज होती है, उसके अंदर हमारा कौन कौन से एंजाइम आ रहे हैं यहाँ पे, एक हमारा यहाँ पे आ रहा है ट्रिप्सिन, और एक हमारे यहाँ पे होता है ऑटोलाइसिस। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ट्रिप्सिनोजन की, तो ट्रिप्सिनोजन हमारा इनएक्टिवेट से एक्टिव फॉर्म में जब हमारा कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां पे हमारा कौन सा एंजाइम काम आ रहा है, एंटेरोपेप्टाइडेज। ठीक है, तो ये कैसे आपको याद में रखने हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और लाइफ साइंस से रिलेटेड और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।